जय हिंद बच्चों आज मैं आपको गांधार स्तूप के विषय में जानकारी प्रदान करूं। गांधार स्तूप भारत की पश्चिमोत्तर सीमा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही विदेशी आक्रमणों की विभीषिका से आप्लावित होती रही, परेशान होती रही विदेशी आक्रमणों से। हखामनी शासकों के पश्चात सिकंदर ने व्यास नदी तक यूनानी साम्राज्य को विस्तृत कर मिस्र यूनान के पश्चिमोत्तर भारत तक विशाल भूभाग को एक ही छत्र के नीचे एकस्थ किया। इस विशाल क्षेत्र में अनेक संस्कृतियां पल्लवित एवं पुष्पित होती रहीं। यहाँ पर अनेक संस्कृतियां एक साथ बढ़ती रही और विकसित होती रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी आक्रमणों की वजह से संस्कृतियों का आपस में मिलन होता रहा और सब एक साथ मिलजुल करके विकसित होती रही। इस विशाल क्षेत्र में अनेक आक्रमणकारी आए और गए। हेलेनिस्टिक संस्कृति के प्रभाव में पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में एक नवीन सांस्कृतिक परंपरा का उदय हुआ, जिसे गांधार परंपरा के नाम से जाना जाता है। गांधार क्षेत्र में एक नवीन सांस्कृतिक परंपरा उदय हुई और आगे चल करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके अति प्रभाव के कारण ही इसे यवन बौद्ध परंपरा भी कहा गया है। इसी परंपरा में गांधार क्षेत्र भी स्तूप वास्तु का भी विकास हुआ, जो मध्य देशीय परंपरा से पूर्णतया भिन्न है। यहाँ पर बौद्ध परंपरा का विकास हुआ और उसमें स्तूप निर्मित हुए। तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, स्नात घाटी, कापिसी, वामिया तथा बाल्ली गांधार कला के प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रमुख शिक्षा के केंद्र के रूप में मान्य है। भीर, सिरकप तथा सिरसुख के खंडहर तक्षशिला में ही थे। सिरसुख से कई स्तूपावशेष प्राप्त हुए हैं। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि चंद्रप्रभ शासक ने दानवीरता के महत्व की वृद्धि करते हुए दान में अपना सिर भी प्रदान कर दिया था। इसी स्मृति में सिरसुख में एक स्तूप का निर्माण कराया गया। अशोक के पुत्र कुणाल की चक्षुदान की स्मृति में कुणाल स्तूप का निर्माण हुआ। इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के काल से ही गांधार में स्तूप का विकास हुआ था, जिसे कनिष्क ने पूर्णता प्रदान की। सिरसुख स्तूप के स्तंभ कोरिन्थ शैली में निर्मित हैं। सिरसुख स्तूप के जो स्तंभ हैं वो कोरिन्थ शैली में निर्मित हैं। धर्मराजिका स्तूप जो है वो तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूप शक पल्लव परंपरा में निर्मित हुआ था। इस परंपरा में शक पल्लव परंपरा, इसके शीर्ष भाग पर दरार होने के कारण यह चीर स्तूप के नाम से विख्यात है। कुषाण काल में यह परिवर्धित तथा चतुर्थ शती ईस्वी में पुनः निर्मित हुआ। यह स्तूप वृत्ताकार है, जो उच्च अधिष्ठान पर बना है। यही अधिष्ठान
प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता है, जिस पर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 4 सोपान बने हुए हैं। स्तूप का अंड भाग अनगढ़ पाषाण खंडों से ढका हुआ है। कुषाण युग में इसकी दीवारें मोटी हैं। अंड भाग को तराशे गए शिलाखंडों से आच्छादित किया गया है, जिन्हें जोड़ने के लिए अनेक शिलाखंडों का प्रयोग किया गया है। लंबोतरे स्तूप में चतुर्दिक आलों एवं ओरिंथ शैली के कुछ झुके स्तंभों से तोरणों का निर्माण हुआ है। अशोक युग के इस लघु स्तूप को कनिष्क ने महान स्तूप के रूप में परिवर्तित किया, जो निरंतर 5वीं शती ईस्वी तक परिवर्धित होता है। एक और स्तूप है तख्ते बाही स्तूप। तख्ते बाही के बौद्ध अवशेष अधिकांशतः विनष्ट हो चुके हैं, किंतु जो अंश अवशेष बचे हैं उनसे संपूर्ण रचना का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ का स्तूप समस्त गांधार स्तूपों का प्रतिनिधि माना जाता है। यहाँ से प्रथम लेख 46 ईस्वी का गोंडो फर्नीस के काल का प्राप्त हुआ है। किस काल का? 46 ईस्वी में गोंडो फर्नीस के काल का प्राप्त हुआ है, किंतु पूर्णता उसे तृतीय चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में प्राप्त हुई, 3rd-4th सेंचुरी AD में। यहाँ एक विशाल आयत के मध्य मुख्यतः 3 अंश दक्षिण में स्तूप प्रांगण, उत्तर में विहार तथा दोनों के मध्य उच्च अधिष्ठान, जिन पर अनेक स्मारक स्तूप, विहार इत्यादि निर्मित हैं, उनकी प्राप्ति हुई है। प्रांगण सहित स्तूप सर्वाधिक आकर्षक हैं। 45 फीट बाई 55 फीट के आयताकार प्रांगण के मध्य 8 फीट ऊंच अधिष्ठान पर निर्मित हैं। स्तूप क्रमशः पतला होता गया है, जैसे जैसे स्तूप ऊपर बढ़ता गया है वैसे वैसे पतला होता गया है, जिसके ऊपर क्रमशः छोटे होते हुए छत्र बने हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई लगभग 50 फीट की है। अधिष्ठान पर परिक्रमा हेतु पहुंचने के लिए उत्तर में विशाल सोपान माला निर्मित है। स्तूपाधिष्ठान एवं प्रांगण के मध्य का रिक्त मार्ग ही सामान्य प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयुक्त होता था। वेनसांग ने उसकी विशालता के कारण उसे पैगोडा कहा है। अब गांधार स्तूप की कुछ सामान्य विशेषताएं। गांधार क्षेत्र में स्तूप वास्तु का उदय अशोक के काल में ही हुआ था। प्रारंभिक स्तूप सांची परंपरा में ही निर्मित हुए, जो मणित्याल स्तूप में दर्शनीय है। धीरे धीरे स्तूप वास्तु यवन रोम कला से प्रभावित होने लगी तथा इसे शैली परंपरा से भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया। कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, स्तूप के साथ विहार या संघाराम अनिवार्य रूप से निर्मित हुए। नंबर 2, स्तूप की ऊंचाई पर विशिष्ट बल दिया गया। सांची एवं भरहुत के स्तूप क्षैतिज विस्तार के लिए विख्यात हैं, तो गांधार स्तूप ऊर्ध्वाधर विस्तार के लिए विख्यात है। नंबर 3, स्तूप के अंड भाग की ऊंचाई में प्रदर्शित करने के लिए उसे सीढ़ी नुमा आकार भी प्रदान किया गया है। स्तूप वास्तु में भी यवन त्रिकोणात्मक तोरण, हखामनी, ताखे तथा
ईरानी वेदिका का प्रयोग किया गया। उनका लंबोतरा स्तूप भी पिरामिड की भांति दृष्टिगत होता है। नंबर 4, स्तूप में ऊंचाई आभासित करने के लिए उसे उच्च अधिष्ठान पर निर्मित किया गया। यही अधिष्ठान प्रदक्षिणा पथ का कार्य भी करता है, जहां पहुंचने के लिए सोपान माला होती थी। सोपान माला में सीढ़ियां होती थी। नंबर 5, ऊंचाई के उद्देश्यों से ही छत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। 3 के स्थान पर हर्मिका यष्टि में 6 छत्र बनाए गए। 6 छत्र बनाए गए। नंबर 6, स्तूप के लंबोत्तर भाग में चतुर्दिक ताखे एवं तोरण बने हैं, जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थीं। नंबर 7, मध्य क्षेत्र में प्रदक्षिणा पथ हेतु वेदिका का निर्माण किया गया है, किंतु गांधार में वेदिका का अभाव। गांधार स्तूप में वेदिका नहीं है। इस प्रकार गांधार स्तूप अन्य क्षेत्रों के स्तूपों से भिन्न स्वरूप प्रकट करते हैं। वास्तु एवं मूर्ति दोनों ही रचना वैविध्य से पूर्ण हैं। वास्तव में देश एवं काल के अनुसार सौंदर्य सीमाएं परिवर्तित होती रहती हैं। यूनान, रोम, ईरान, मिस्र एवं भारत की जो भिन्न भिन्न सौंदर्य संकल्पनाएं थीं, उनका एक मिश्रित रूप होने के कारण गांधार वास्तु का मध्य देशीय परंपरा से भिन्न होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार गांधार स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अशोककालीन से निर्मित गांधार स्तूप लगातार परिवर्तित और परिवर्धित होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।